नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान में। भारतेंदु जी ने कहा था, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या और होंगे अभी, आओ मिल बैठें और विचारें ये समस्याएं सभी। बहुत सटीक ये बातें लगती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जब भारत की सीमाएं लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। पिछले 60 सालों में हर ओर से हमले हुए हैं, लेकिन भले हम काफी हद तक अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब रहे, मौजूदा परिस्थितियां आने वाले कल की ओर ऐसे इशारे कर रही हैं कि हमें सजग हो जाना चाहिए। और इसीलिए ये बात बहस में आनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, जागरूकता बननी चाहिए और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। तो बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। श्री रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत सारा इनका सामाजिक काम है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम इन्होंने किया है, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, समाज को अपनी नज़र से इन्होंने देखा है और काम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत हैं। खास तौर से महाभारत कालीन भारत कैसा था, इस पर पीएचडी की है, शोध है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं कई मैगजीन्स के। इसके अलावा पंचनद शोध संस्थान पूर्वी दिल्ली के प्रमुख हैं, गाजियाबाद पंचनद शोध संस्थान के प्रमुख हैं। आप दोनों खास मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत करें बहस की, उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर कैसा था भारत जब महाभारत का वक्त था, कैसा था भारत उसके बाद और कैसा भारत पिछले 100 साल में सिकुड़ता चला गया। खतरे कहां से आ रहे हैं। ऐसा देश जिसमें 3 सागर हैं, लाखों मंदिर हैं, करोड़ों देवता हैं, सिंधु है, वेद हैं, भूमि है, उसकी परंपरा है। लेकिन अगर पुत्र ही मां की दुश्मन बन जाए तो क्या हो? हुआ वही परिणाम। 1000 साल पहले गांधार अलग हुआ। 300 साल तक पाल राजाओं ने बचाया। जब भारत का अंग था तो गांधारी और बौद्ध भिक्षु पैदा हुए। अलग हुआ तो आतंकवादी पैदा होते हैं। 1936 में बर्मा अलग हुआ। वहां की जेलें तिलक और सुभाष जैसे क्रांतिकारियों से सुशोभित हुईं। आज वो भी आतंकियों का आश्रयदाता बन गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने बर्मा को कोको द्वीप दिया। उसने लीज पर चीन को दे दिया। चीन ने वहां निरंजन पाड़े में भारत विरुद्ध हवाई अड्डा बना दिया। हम 1947 में आजाद तो हुए, लेकिन सत्ता लोलुप नेताओं ने मां की वेदना नहीं सुनी। परिणाम 5 राज्य खोए, 300 जिले, 224 तीर्थ क्षेत्र, अपने 20 लाख बंधुओं की हत्या और लाखों भारणार्थी हुए। 2 लाख बहनों पर अत्याचार हुए। बंगाल फिर से कट गया। वेद भूमि पंजाब खो बैठे। बलूचिस्तान, जहां पार्वती मां का भक्तिपीठ है, हमसे अलग हो गया। सिंधु, जो देश की पहचान हुआ करती थी, हम उसे खो बैठे। तक्षशिला, सीमा प्रांत खो बैठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। आजादी मिलने के 2 महीने के अंदर ही नेहरू जी की कमजोर नीतियों के चलते कश्मीर के कुल क्षेत्रफल 2,26,000 वर्ग किलोमीटर में से 1,24,000 वर्ग किलोमीटर खो बैठे। हमारे पास केवल 1,02,000 वर्ग किलोमीटर शेष बचा। दरअसल हम तो जीत रहे थे। मेहर सिंह ने 19,000 फीट पर डकोटा विमान उड़ाया, जिसे लेह में लैंड किया। मेजर जनरल थिमैया ने द्वितीय विश्व युद्ध के सेंचुरियन टैंक को 13,200 फीट तक यानी कारगिल के हाजीपीर तक ले जाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। पाक भाग रहा था। माउंट बेटन के कहने पर युद्ध विराम किया गया। उस समय पाक के पास घाटी का 83,000 किलोमीटर हिस्सा था। थिमैया ने नेहरू से 1 सप्ताह का वक्त मांगा, लेकिन लोग कहते हैं कि नेहरू लेडी माउंट बेटन के हाथों पस्त हो चुके थे। कारण कश्मीर आज भी समस्या बना हुआ है। 1950 में हम तिब्बत खो बैठे। जब तक तिब्बत हमारे पास था, भारत बीजिंग से 2600 किलोमीटर की दूरी पर था। आज ये दूरी घटकर 800 किलोमीटर रह गई है। 1962 के एक और हमले में हम नेफा और लद्दाख का 48,000 वर्ग किलोमीटर खो बैठे।
इसके साथ साथ कैलाश और मानस भी हमारे हाथ से निकल गए। श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, कैलाश, अक्साई चीन, कश्मीर वैली, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सीमा प्रांत, उस पार है गांधार। देखते देखते सब मातृभूमि से कट गया। इस सब के बावजूद आशाओं के दीपक अब भी जल रहे हैं। हमें खत्म करने के लिए भी शक, हूण, कुषाण, तातार, वालिकाए, मंगोल, मुगल, पठान, ईरानी, तुरानी, अफगानी सब आए। हाल ही में फ्रेंच, डच, पुर्तगीज और अंग्रेजों समेत सबको इसी मिट्टी में मिलाकर 4 बार पाक और 1 बार चीन के मंसूबों पर पानी फेरकर भारत आज भी एक मृत्युंजय राष्ट्र के तौर पर खड़ा है। देश की नौजवान पीढ़ी आज भी सन 2011 से 2020 को लक्ष्य मानकर वैभव के सपनों को साकार करने के लिए पुनः संकल्पित दिखाई पड़ रही है। फौजी आक्रमण के रूप में अलेक्जेंडर से लेकर मुशर्रफ तक और वैचारिक क्षेत्र में चारवाक से लेकर वामपंथियों तक कितने ही आक्रमण हुए, लेकिन हम नहीं मरे। इस सब के विपरीत हम 1947 में 33 करोड़ थे, लेकिन आज बढ़कर 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हम निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी भूमि सिकुड़ती जा रही है। आखिर क्यों? तो देखा आपने हमारी सीमाएं कहां तक थीं, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान कटता गया, बढ़ता गया। हम बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी, बहुत बदलाव आया है। भारत माता के मानचित्र में बड़ा काटछाट हो रही है। पिछले 1 सदी की बात करें तो बहुत सारा इलाका है चीन के कब्जे में चला गया, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, और सिर्फ ये 2 दुश्मन नहीं हैं, हर ओर से ऐसी नजरें हैं। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भारत था और स्वतंत्रता से पूर्व का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत, इसमें बहुत अंतर है। स्वतंत्रता से पहले का भारत माने उसमें जो आज का पाकिस्तान है, वह बांग्लादेश, उसकी भूमि, पूर्व में जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे, उससे पहले ब्रह्मदेश कहते थे, वो भी हमारे देश का ही भाग था। दक्षिण में जाएं तो श्रीलंका, वो हमारे देश का भाग था। समुद्र में और भी बहुत से द्वीप हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनके अतिरिक्त भी और द्वीप थे जो हमारे ही देश के भाग थे। लेकिन ये कटते चले गए, हमारी कमजोरियों के कारण कटे। हमें देखना पड़ेगा कि भाई 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जब हम इसका अध्ययन करते हैं कि अपनी देश की सीमाएं सिकुड़ी, तो सबसे पहले हमें देखना होगा 1903 से लेकर 1906 तक का जो कालखंड था, उसमें जो लॉर्ड कर्जन थे, अंग्रेजी शासनकाल था, उन्होंने जो कौमी विभाजन का बीज बोया, भंग किया। उन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहे, और वो इस आधार पर करने चाहे कि जो भारत का अधिकांश मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, जिसको पूर्वी बंगाल कहते हैं, वो मुसलमानों को मिले, और जो हिंदू बहुल संख्यक प्रदेश है पश्चिमी बंगाल, वो हिंदुओं को मिले। इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने आते ही इसका विभाजन करना चाहा और विभाजन की रूपरेखा पूरी तैयार की। लेकिन उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका नेतृत्व और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, बहिष्कार आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस बहिष्कार आंदोलन के कारण से, और वो लंबे समय तक चला, 1911 तक चला, और 1911 में इंग्लैंड की संसद के अंदर यह प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन का पास नहीं हो सका और वो विभाजन टल गया। लेकिन वो तात्कालिक था टलना। उसने जो बीज बोए थे मुस्लिम लीग के रूप में, मुसलमानों के अंदर जो भावना पैदा की बंगाल के अंदर, उसके कारण से वो बीज बोए गए, और उसका असर भले ही 1911 में नहीं हुआ, 1947 में जाकर के
उसका परिणाम देखने को मिला। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जाते जाते 1911 में श्रीलंका को हमसे विभाजित कराया जी। और श्रीलंका 1911 में विभाजित हुआ तमिल सिंघली के नाम पर, और उस समय तमिलनाडु में ही आंदोलन सीमित होकर रह गया इस विभाजन को रोकने के लिए। पूरे देश के अंदर ये आंदोलन नहीं चला। यदि पूरे देश के अंदर आंदोलन चला होता तो जैसे बंगाल का विभाजन टला, उस तरह से श्रीलंका का विभाजन भी टल गया होता। लेकिन दक्षिण भारत की इस समस्या को उत्तर भारत के लोगों ने नहीं समझा, और इसके पीछे ये भी हो सकता है कि भाई उस समय उत्तर भारत के अंदर बड़ी खुशी की लहर चल रही थी कि हमने बंगाल का विभाजन टलवा दिया, लॉर्ड कर्जन यहाँ से चले गए, लेकिन वो स्थायी नहीं था। इसके बाद भी अंग्रेजों की नीति इसी काम में लगी रही कि विभाजन और हो। और 1936 में जाकर के जब इलेक्शन हुए बंगाल के अंदर, मुसलमानों को और हिंदुओं को आधार मानकर प्रतिनिधि चुने गए, उस आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। उसी समय में यहाँ तो मुस्लिम लीग को लेकर के चुनाव चल रहे थे कि देश की संसद के अंदर भारत के प्रतिनिधि आए। उधर अंग्रेजों की चाल दूसरी चल रही थी, उन्होंने हमारे देश से बर्मा देश को 1936 में अलग कर दिया। और हम इसी खुशी में रह गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग को हरा करके विजय बढ़ते चले गए, हम लगातार बढ़ते चले गए। बहुत सारे बंटवारों से आज भी हम जूझ रहे हैं। इंसान में बंटवारा है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, इतने सारे बंटवारों को हम झेल रहे हैं। ये सब कल को अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं, कल को अलग राष्ट्रों की मांग कर सकते हैं। इन बंटवारों से बचना होगा। जो आने वाला जो भविष्य है हमारा, हमारे देश का जो भविष्य है, जो सीमाएं हैं वो और भी छोटी हो सकती हैं। उसका कारण एक राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था इस वजह से मैं कहूँगा क्योंकि सब ने राजनीतिकरण इस तरह से हो गया है, सब अपनी अपनी छोटी छोटी और जातिगत आधार पर जो है पार्टियां बन गई हैं। जातिगत आधार पर पार्टियां बनने के बाद में उसके बाद में जो है उन्होंने पूरे समाज को एक वर्ग के रूप में बांटना शुरू कर दिया। ये जो है ना, हम बहुत छोटे छोटे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। कोई यादव समाज है, कोई क्षत्रिय समाज है, कोई जाट समाज है, कोई सैनी समाज है, कोई ब्राह्मण समाज है। सब समाज में बंटने के बाद में हम सब आपस में इतनी दूरी बढ़ जाएंगी, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करना भूल जाएंगे। इस वोट बैंक के चक्कर में आपस में जो हम अपनी आपस में बातों का आदान प्रदान करते थे उससे दूर होते जा रहे हैं। वास्तविकता अपनी छुपाते जा रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास में जो अंदर है उसे छुपा के दूसरी चीज़ हम बाहर निकाल रहे हैं। ये बंटवारे तो हो रहे हैं, बात मान ली, लेकिन असली खतरा हमारी सीमाओं को दूसरे दुश्मन देशों से होता है। और बदकिस्मती ये है कि हम अपने जिस पड़ोसी देश को देखें वही आंखें तरेर रहा है। चीन के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं है, पाकिस्तान को दुश्मन की तौर से देखते ही हैं। बांग्लादेश भी कभी कभी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करता है। नेपाल पर चीन ने दबदबा कर लिया है। म्यांमार से बड़े उदासीन संबंध हैं। श्रीलंका और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। ऐसे में हर पड़ोसी से हमारे संबंध अगर खराब नहीं है तो अच्छे भी नहीं है। क्या हमारी विदेश नीति में कहीं कुछ गड़बड़ है? हम कहां चूक कर रहे हैं? चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधरना महत्व की बात है, लेकिन वहाँ भी विचारधारा का अंतर है। वहाँ कम्युनिज्म में विचारधारा है और उसकी इच्छा शक्ति प्रारंभ से ये रही है कि किस तरह से मैं बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा बनाऊं। उसकी दृष्टि बंगाल की खाड़ी पर है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के लिए अगर उसको नेपाल को निगलना पड़ेगा, नेपाल को निगलेगा। अरुणाचल प्रदेश को निगलना पड़ा तो अरुणाचल प्रदेश को निगलेगा। उसको अपने उस क्षेत्र के अंदर नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ाना है तो वहाँ उस नक्सलवादी गतिविधियों को, माओवादी गतिविधियों को बढ़ाएगा। देश के अंदर विखंडता पैदा करने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए उसको वो रास्ता चाहिए, और उस रास्ते पर वो किसी हद तक सफल भी हो रहा है। उसको बंगाल की खाड़ी चाहिए। तो उस रूप में उसने नेपाल को अपने माओवादी रूप में आज प्राप्त कर लिया है। भारत के साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो हमारा मित्र है, तो चीन का वो मित्र हो गया। तो पाकिस्तान का सहयोग लेने के लिए वो कश्मीर के अंदर सियाचिन की तरफ बढ़ता है और वो पाकिस्तान तक जाना चाहता है। तो उसकी नीति, विदेश नीति अब स्पष्ट है। ये तो सोचना है हमारे देश के नेताओं को। हमारे देश की विदेश नीति वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नहीं है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा की जाए। अपने देश के हिस्से कटते चले गए। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और हम शांत रहे। तिब्बत हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से अपना पूरा राज्य रहा है और उसको हमने जाने दिया, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिए गए।
चीन अंदर तक घुस रहा है लद्दाख के अंदर, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। अभी अभी तात्कालिक घटना है, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री वहाँ जाने के लिए इच्छुक ललायत बैठे हैं, हम वार्ता करेंगे। इसी तरह से सन 1986 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग घाटी में घुसपैठ की थी चीन ने, वहाँ तक चला गया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक इच्छा शक्ति सीमाओं की रक्षा में उतनी बलशाली नहीं है जितने की और देशों के अंदर होती है। रविंद्र सिंह जी, हमारे विदेश मंत्री बाहर जाते हैं और दूसरे देश का भाषण पढ़ देते हैं यूएनओ में, कितनी शर्मनाक बात है, दुनिया हंसती है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और पाकिस्तान से भी बाहर जाकर ये कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान हमारे अंदर करता है और हम पाकिस्तान के अंदर, ये तो मिली जुली बात है। हर ओर से मोर्चे पर विफलता, ऐसे बयान साबित कर देते हैं। विदेश नीति के तौर पर पिछले जो 10 साल गए हैं, बहुत बुरी तरह पराजित हुए हम, किसी को माकूल जवाब नहीं दे पाए, हर ओर से दबाव बढ़ता ही जा रहा है। विदेश नीति तो हमारी कमजोर रही है, इसमें तो कहने की कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, चीन की अभी जो तिब्बत वाली सीमा थी उस पर उन्होंने आके वहाँ 5 टेंट लगाए, उसके जवाब में हमने भी लगाए। तो उसके बाद में जब उनसे समाधान निकला, आपस में बातचीत हुई कि ये हो कि हम हट रहे हैं, आप भी हटा लो, तो वो तो हमारी सीमाओं में थे, उसके बाद में हट गए, पर हम क्यों हटे? इसका मतलब हम मान रहे हैं जो सीमा है वो विवादित है, जबकि हमारी सीमा है। तो विदेश नीति कमज़ोर होने का कारण ही एक वो है कि हम आज जानबूझ कर उस चीज़ को, कल वो बहुत बड़ी समस्या बनेगी आके कि आप अगर आज हम वहाँ से हट गए तो वो कल भी वहाँ में जाने नहीं देंगे और उसे विवादित क्षेत्र बना कर रखेंगे। ऐसे ही हमारी सीमाएं घटती चली जा रही है। पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य पहले बटे राज्यों में भाषाई आधार पर, जनजाति के आधार पर त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे, नागालैंड जैसे बेहद छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। अब वहां से गाहे बगाहे खूब आवाजें आती रहती हैं, अलग देश बना दीजिए, हम तो कद काठी में दूसरे देशों की तरह हैं, भारत के बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, हमारे जो नए नक्श हैं वो चीन से ज्यादा मेल खाते हैं। दूसरे देश तो हमेशा कोशिश करेंगे तोड़ने की, लेकिन हमारे लोग भी टूटते जा रहे हैं। तो वो समरसता तो हमने खत्म कर दी भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जब राज्य अलग हुए और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र थे उनको भी हमने कि ये मणि लोग हैं, ये मिजो लोग हैं, ये नागा लोग हैं, उस आधार पर हमने उनको राज्य दे दी। तो उसका लाभ उन्होंने, फिर दूसरी जो घटना हुई वह थी जम्मू कश्मीर को जो 370 की धारा के अंतर्गत विशेष अधिकार दिया गया। यह भी राज्य को, देश को खंडित करने वाला एक संवैधानिक तंत्र स्थापित किया है उन्होंने। अगर 370 धारा जम्मू कश्मीर के लिए स्थापित है तो जो वो नागा के लिए क्यों नहीं हो सकती? वो बोडोलैंड का जो वहां से जागृत हुआ कि हमको बोडोलैंड चाहिए, एक अलग स्वायत्त राज्य चाहिए। जब 370 धारा के आधार पर आप जम्मू कश्मीर को बना सकते हैं तो पूर्वांचल के अंदर क्यों नहीं बना सकते? तो ये जो 370 की धारा है, इसके स्थापित होने से और भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए, इसके आधार पर ये खंडन भविष्य में इसके ज्यादा चांसेस हैं। रविंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर में सदर वजीर कहा जाता है, प्रधानमंत्री के बराबर जैसा ओहदा होता है, अलग से झंडा भी फहराया जा सकता है, सब कुछ अलग। एक देश दो कानून, एक राज्य के लिए एक देश के जैसे अलग से कानून, ये तो खुद बंटवारे का ऐलान है। ऐसे में बाकी राज्य क्यों नहीं ऐसी मांग करेंगे? जाहिर सी बात है, हर एक प्रदेश के छोटे छोटे टुकड़े करते चले जा रहे हैं। किस नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे। क्या बड़े राज्य का डेवलपमेंट नहीं हो सकता? जितने भी छोटे होंगे। अब उसके बाद में हम किसी को उत्तराखंड बना देंगे तो ये कह देंगे ये पर्वतीय वाला है,
तराई वाला है उसके साथ में रहेंगे। जब साथ एक साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, सारे के सारे भाई एकदम अलग हो जाते हैं, उसी तरह से हम देश के अंदर जो राज्य है उन्हें छोटा करते चले जा रहे हैं। और जितने छोटे हम होंगे उतनी समस्या हमारी बढ़ती चली जाएंगी। मेरा मानना ये है कि जितने राज्य हमारे हैं उस राज्य को और छोटा ना करके उन्हीं में ही व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि डेवलपमेंट ठीक से हो। डॉक्टर हेमंत और सब राजपूत एक जी, रहें। लेकिन राज्यों के बंटवारे से देश की सीमाएं सिकुड़ने का क्या कनेक्शन है, ये आप बताइए, क्योंकि ये उदाहरण देखा गया है जितने छोटे राज्य उतने तरक्की शुदा राज्य। बड़ा है उत्तर प्रदेश तो ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड जब से अलग हुआ वहां विकास हुआ है, सड़कें बिछी हैं, लोगों को शिक्षा मिल पा रही है। मेरी मान्यता है कि जितना राज्यों का विकेंद्रीकरण होगा, भूमि का विकेंद्रीकरण होगा, प्रश्न ये है कि राज्य व्यवस्था ठीक हो। यदि राज्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो बड़े राज्य बनाकर रखेंगे तो वहां भी विकृति पाए। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कहाँ व्यवस्था ठीक हो पाती है। तो छोटे राज्य से यह तो ठीक है विकास होगा, लेकिन जो भाषा और समाज को वर्ग भेद करके जो राज्य स्थापित किए जाते हैं वो निसंदेह एक प्रकार का बीजारोपण है देश से अलग होने का। तो उसको देश के साथ जोड़े रखना ये भी जिम्मेदारी है केंद्र यानी रविंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाषाई आधार पर बंटवारा ना हो, जाति के आधार पर बंटवारा ना हो, लेकिन छोटे राज्य बना दिए जाएं और उसके पीछे अप्रोच विकास की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या बड़े राज्य का से विकास नहीं हो सकता? छोटे राज्य जितने बड़े, राजनीतिक विकास तो हो रहा है कि इतने मुख्यमंत्री हमारे बढ़ गए, उस तरह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर उस चीज़ को हम लगा के डेवलपमेंट उससे किया जाए पूरा, करने वाले तो नौकरशाही है, उस नौकरशाही से काम करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास उदाहरण नहीं है ना। महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में है, और उसी महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, वहां के किसान बेहाल हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वो एक ही राज्य की कहानी है। तो आज अगर सारे सामूहिक मिलकर उस पूरे महाराष्ट्र वाले उसे नहीं कर रहे, अलग जिस दिन हो जाएगा उस दिन उसकी सहायता करने कौन जाएगा? आज हमारा पूरा महाराष्ट्र बड़ा है, उसका पैसा अगर हमें जरूरत वहाँ है तो वहाँ लगाना चाहिए, उसकी अपने आप समस्या का समाधान होगा। ऐसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, हरियाणा जब अलग हुआ उस टाइम विशेष राज्य का दर्जा देके उसे जो पैसा दिया गया उससे डेवलपमेंट हुआ, वो दिखा। उसके बाद में आप बताओ पिछले 15-20 साल से कहाँ विकास हो रहा है हरियाणा में या पंजाब में? कौन सा है? पंजाब में जितनी भी औद्योगिक थी, चीनी मिलें सारी बंद हो गई, कोई नहीं है। हरियाणा में कोई चीनी मिलें नहीं है, सारी वहाँ से निकल गई। तो विकास कहाँ हुआ हमारा तो विनाश हुआ। वहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, थोड़े दिन देखा बस वो जिसका लगा के। हेमंत जी, वो थोड़े दिन चमक दमक दिखती है जब नई नई सड़कें बनती हैं, नए नए सचिवालय बनते हैं, नई विधानसभाएं बनती हैं, नए ऑफिस बनते हैं, नई नौकरियां लोगों को लग जाती हैं। उसके बाद क्या? नहीं, क्षेत्र छोटा होगा तो उसमें व्यवस्था स्थापित करने में सुविधा रहती है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसमें एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहाँ बलिया जिले से में जाएगा, कहाँ फिर मुजफ्फरनगर मेरठ में आएगा, तो बहुत समय लगता है उसमें। डॉक्टर साहब इस चीज में छोटा सा वो है कि हिमाचल प्रदेश ने भी तो तरक्की की, छोटा होने के कारण की। आज उत्तराखंड विकास कर रहा है तो वो छोटा होने के कारण कर रहा है। तो राज्य छोटा होना हानि नहीं है, वो अधिक विकास करेगा। प्रश्न दूसरा है, राज्य छोटे होने से अलगाववाद नहीं फैल रहा, अलगाववाद फैल रहा है प्रांतीयवाद से। जो लोगों के अंदर विचारधारा आ रही है उस प्रकार की, अपने प्रांत के प्रति जो स्वार्थपन जागता है और लोगों के अंदर जगाया जाता है वर्ग भेद पैदा करके, भाषा के आधार पर, प्रांतीय आधार पर। तो जी वर्गवाद और प्रांतवाद और भाषावाद खड़ा हो रहा है, इसके कारण से अलगाववाद जा रहा है। छोटे राज्य होने के कारण से अलगाववाद नहीं हो रहा। छोटे राज्य होने के कारण से तो छोटा राज्य प्रगति करेगा ही। किसी भी व्यवस्था को केंद्रित कर लेंगे उसमें प्रगति कम होगी, जितनी व्यवस्था को विकेंद्रित करके चलेंगे उसमें विकास होगा। तो विकेंद्रीकरण से ही विकास संभव है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, महाभारत काल का उदाहरण देता हूँ। महाभारत में युधिष्ठिर ने राज्य स्थापित किए पूरे जम्बू द्वीप, यानी कि जिसको हम आज एशिया कहते हैं, इस एशिया महाद्वीप पर उनका राज्य था जिसको हम महाभारत कहते थे, महाभारत वर्ष। महाभारत वर्ष में भारत एक भूखंड था। उस पूरे महाभारत वर्ष के अंदर युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध से पहले 240 राज्य स्थापित किए, 240 गणराज्यों पर उसने शासन किया। महाभारत युद्ध के बाद क्योंकि जनसंख्या इतनी कम हो गई थी, युद्ध में मारी गई, तो वो राज्य फिर मिलाकर के 101 राज्य बनाए गए। 101 राज्य पर पूरे जम्बू द्वीप पर, पूरे एशिया पर उन्होंने शासन किया। तो 36 वर्षों तक लगातार शासन किया और एक एक राज्य का उत्थान हुआ है। लेकिन बाद के कालखंड में विखंडन होता चला गया, वो प्राकृतिक घटनाएं भी घटी, उत्तर भारत सारा में बाढ़ आई,
एक प्रकार की प्रलय थी, ये जिसको हम आज सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा बोलते हैं, ये सब महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष हैं। तो उस कालखंड में व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इसी प्रकार के बाद के कालखंड में, जिसको हम मौर्य काल कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। चाणक्य उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। उस समय भी राज्यों का विकेंद्रीकरण करके राज्य स्थापित किए गए और वो राज्यों का विकास हुआ है। लेकिन उस समय ये नहीं ध्यान दिया गया कि भाई ये तेलुगु भाषा बोलने वाला है तो तेलुगु के लिए तेलुगु अलग राज्य होगा, मलयालम बोलने वाला है तो मलयालम के लिए अलग राज्य होगा। उनके उस तरह के जीवन को बांटा नहीं गया, बल्कि समरसता होनी चाहिए थी, एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेशन होनी चाहिए। जैसे दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत में यात्रा करना आता है तो एक दूसरे को समझते हैं। उत्तर भारत का रामेश्वरम जाता है तो वहाँ की कल्चर को, वहाँ की सभ्यता को समझते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। तो इस प्रकार का होना चाहिए था। और राज्य की सीमाएं निर्धारित करते समय हमको कुछ भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए था। कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकते। आज के समय में तो ग्लोब के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है, उसके आधार पर हम लेकिन हेमेंद्र राजपूत जी, सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, यूरोप को देखें, बहुत छोटे छोटे से देश हैं लेकिन सब तरक्कीशुदा हैं। ऐसे में फिर तो देश ही अलग अलग कर देने चाहिए। अगर विकास का पैमाना ही ये बंटवारा है, उसका आधार आप भाषा मत रखिए, उसका आधार जाति मत रखिए, लेकिन देश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। बांग्लादेश का बंटवारे के बाद ही विकास हुआ होगा। नहीं, यूरोप के अंदर जो देश बने, स्टेट नेशंस वहाँ की संकल्पना है, वहाँ भी भाषा के आधार पर बने। हमारे यहाँ जो नकल की गई भाषा के आधार पर राज्य स्थापित करने की, वो यूरोप की नकल है। यूरोप के अंदर जर्मन भाषा बोलने वालों के लिए जर्मन स्टेट्स बने पहले, और वही स्टेट्स आज देश बन गए। किसी समय में सामूहिक दृष्टिकोण था, चर्च के आधार पर वहाँ शासन व्यवस्था थी। वे ही राज्य जिनको हमने जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, इटालियन भाषा, उसके आधार लिए, तो वे अलग अलग देश बनते चले गए। उनकी अलग अलग अपनी आवश्यकताएं थी, और वो आज यूरोप के अंदर देश के रूप में खड़े हैं। ठीक है, बहुत कम वक्त है हमारे पास। रविंद्र सिंह जी, आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, कैसे अपनी सीमाओं को और सुरक्षित बना सकते हैं? सिर्फ हथियारों पर पैसा खर्च करके, सैनिकों को बढ़ाकर, या कोई और भी तरीका है? नहीं, हमें अपने आप को संगठित करना होगा, सबको एक होगा, समूह में हमें नहीं बांटना है, किसी वर्गों में हमें अपने आप को नहीं बांटना है। हम सबको ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि हम सब एक साथ रहें और एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहें। हम बजाय विभाजन के संगठित होकर एक साथ चलें तो हमारी छोटी सीमाएं भी बड़ी लगेंगी, और अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, तो बड़ी सीमाएं बहुत छोटी होते देर नहीं लगेगी और हम बहुत छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे। डॉक्टर हेमेंद्र जी, कैसे वो मनोबल बनाएं, कैसे इस बंटवारे को रोकें? पुराना संस्कृत का एक वाक्य है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यह भूमि मेरी माँ है और हम सब इसके पुत्र हैं, मैं इसका पुत्र हूँ। ये भावना जागृत करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, किसी भी पंथ आएगी जब हम एक होंगे। हम अलग होने में तो भावना, वो एक करने के लिए ये मंत्र है, एक करने के लिए मंत्र है। इन्होंने आज़ादी के बाद नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कभी हम एक परिवार के 4 भाई कभी नारा लगाते हैं कि रमेश महेश सुरेश गणेश आपस में हैं भाई भाई। अगर हमारे मन के अंदर ये भावना रहती, एक बार पूरी सुन लीजिए, एक बार अगर ये भावना रहती कि ये भूमि मेरी माँ है, इसका मैं पुत्र हूँ, तो ये मुस्लिम समस्या, ये ईसाई समस्या, ये दूसरी समस्या ये आज खड़ी ना होती। मुसलमान भी इस देश को अपनी मातृभूमि मान करके चलते, हिंदू इस देश को मातृभूमि मानकर चलते। ये देश सबको जोड़ता, ये भूमि सबको जोड़ती, क्योंकि ये सामूहिक माँ हमारी होती है। इसीलिए तो हमें टुकड़े नहीं करने, हमें जोड़ना है बजाय बांटने के। ये जो मंत्र है बांटेगा नहीं, जोड़ेगा सबको। बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी इस बातचीत के लिए। तो एक बात हमें ये जान लेनी होगी कि बंटवारा राज्यों का अगर भाषाई आधार पर होगा, अगर जातिगत आधार पर होगा, और ये बंटवारे इंसान के बीच होते रहे, तो हो सकता है कल हमारा हिंदुस्तान और सिकुड़ा हुआ हो और हम उसी क्षेत्र में भारत माता की जय का नारा लगाने को मजबूर हों। इस बंटवारे को रोकना है तो इंसान के बीच के बंटवारे को रोकना होगा, और सबको मिलकर गले लगना होगा। नारे लगाने से काम नहीं होगा, दिल मिलाने होंगे। आज समस्या और समाधान में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप देखते रहिए हमें।